सुप्रभात स्टूडेंट्स। इतिहास की ऑनलाइन क्लास में पुनः आपका स्वागत। हम बीए पार्ट तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत अंग्रेजी भू राजस्व नीतियों का अध्ययन पिछले 2 वीडियो में हमने किया था। स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। इन दोनों ही बंदोबस्तों में हमने देखा था किस प्रकार अत्यधिक भू राजस्व दर के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी। तो एक तीसरी भू राजस्व व्यवस्था अंग्रेजों ने जो मुख्य रूप से लागू की उसका नाम है महालवाड़ी बंदोबस्त। 3 प्रमुख भू राजस्व नीतियाँ भू राजस्व बंदोबस्त अंग्रेजों के प्रचलित थे: स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त। देखें महालवाड़ी शब्द से क्या तात्पर्य है। महालवाड़ी बंदोबस्त में भू राजस्व की इकाई किसान का खेत नहीं अपितु पूरे ग्राम या महल को माना गया। ग्राम को महल कहे जाने के कारण ही यह व्यवस्था महलवाड़ी कही जाती है। ग्राम की जो समस्त भूमि है वो सम्मिलित रूप से ग्राम सभा की मानी गई, जिसे भागीदारों का समूह कहते थे। भू राजस्व चुकाने के लिए यही ग्राम सभा उत्तरदायी होती थी। ग्राम का मुखिया या ग्राम सभा भू राजस्व किसानों से इकट्ठा करके कंपनी के कोष में जमा करवाते थे। यदि किसान भू राजस्व नहीं चुका पाता था तो ग्राम सभा या ग्राम का मुखिया किसान को उसकी भूमि से बेदखल भी कर सकता था। महालवाड़ी बंदोबस्त का जनक होल्ट मैकेंजी को माना जाता है, जिन्होंने 1819 में इस व्यवस्था का प्रस्ताव दिया और 1822 ईस्वी में औपचारिक रूप से यह बंदोबस्त लागू किया गया। प्रारंभ में 1801 ईस्वी में कंपनी को अवध के नवाब से जो क्षेत्र प्राप्त हुए थे, इटावा, फर्रुखाबाद, गोरखपुर, बरेली इत्यादि, वहाँ परंपरागत रूप से ये व्यवस्था प्रचलित थी, जिसको कंपनी ने बिना किसी बाधा के बदलाव के चलने दिया। फिर 1804 में मराठों से प्राप्त कुछ क्षेत्र जैसे पानीपत, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़ इत्यादि में इस महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया और बाद में होल्ट मैकेंजी ने इसे व्यवस्थित रूप से या औपचारिक रूप से मध्य प्रांत, पंजाब, आगरा एवं अवध के क्षेत्रों में इसको लागू किया। इस बंदोबस्त के तहत अंग्रेजी भारत का कुल 30% भूभाग सम्मिलित था। हमने देखा स्थायी बंदोबस्त के तहत अंग्रेजी भारत का कुल 19% भूभाग, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के तहत अंग्रेजी भारत का कुल 51% भूभाग और महालवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत शेष बचा भूभाग 30% भूभाग में महालवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिस पर हम नज़र डालते हैं। अब भू राजस्व चुकाने के लिए किसान या जमींदार उत्तरदायी नहीं था, वरन संपूर्ण महल, पूरा गांव भू राजस्व चुकाने के लिए उत्तरदायी था। हमने पिछले बंदोबस्त में देखा है कि स्थायी बंदोबस्त में सरकार का किसान से कोई लेना देना नहीं था, उसे जमींदार से लेना देना था। जमींदार ही भू राजस्व चुकाने के लिए उत्तरदायी होता था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में किसान से सरकार का सीधा समझौता था और किसान सीधे ही सरकार को लगान जमा करवाता था। महालवाड़ी बंदोबस्त में न जमींदार न किसान, पूरा गांव, ग्राम सभा या ग्राम का मुखिया भू राजस्व चुकाने के लिए उत्तरदायी था। भू राजस्व की वसूली भी ग्राम प्रधान
द्वारा ग्राम सभा की ओर से की जाती थी। भूमि पर किसान का व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त को छोड़ करके किसी भी बंदोबस्त में किसान का भूमि पर स्वामित्व नहीं माना गया। समस्त ग्राम समाज की भूमि मानी गई और यदि कोई किसान अपनी भूमि छोड़ देता या लगा नहीं चुका पाता तो उस भूमि को ग्राम सभा संभाल लेती थी, उसकी देखभाल करती थी या अन्य किसानों को बोने के लिए वो दे दी जाती थी। ये इस बंदोबस्त की कुछ विशेषताएं थी। इस बंदोबस्त के गुणों के बारे में हम देखें तो हमें लगता है कि सरकार को इस बंदोबस्त के कारण धन एवं समय की काफ़ी बचत हुई, क्योंकि सरकार को प्रत्येक किसान से भू राजस्व नहीं वसूल करना था, वरन केवल ग्राम के मुखिया यानी एक गांव में केवल एक ही व्यक्ति से वो भू राजस्व वसूल लेती थी या वो भू राजस्व जमा करवा देता था। ऐसा माना गया कि चूँकि उस ग्राम सभा का सदस्य किसान भी होता था तो प्राकृतिक आपदाओं के दौरान ग्राम सभा किसान की मदद करती थी। ये इस माहलवाड़ी बंदोबस्त का महत्वपूर्ण पक्ष देखने को हमें मिलता है। यदि कोई किसान अपनी भूमि छोड़ देता भू राजस्व नहीं चुकाने के कारण, अन्यत्र चला जाता या उसे भूमि से बेदखल कर दिया जाता तो बाद में वो भू राजस्व चुका करके अपनी भूमि पर पुनः अपना अधिकार हासिल कर सकता था। जिस तरह स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त का महत्वपूर्ण अवगुण था कि उनमें भू राजस्व बहुत अधिक था, यही दोष हमें इस माहलवाड़ी बंदोबस्त में भी देखने को मिलता है। इस व्यवस्था में भी भू राजस्व की दर बहुत अधिक रखी गई। प्रारंभ में तो उपज का 80% तक भू राजस्व वसूला गया, बाद में इसे उपज का 2/3 और 1855 ईस्वी में उपज का 1/2 भाग किया गया। वास्तव में इतना अधिक भू राजस्व वसूलने से किसानों की स्थिति खराब हो गई, वो शोषण चक्र में फंस गए और खेती से संबंधित खर्चे निकालने के बाद उनके पास बेमुश्किल 2 जून की रोटी लायक खाने को बचता था। इस व्यवस्था में भी यदि किसान भूमि कर नहीं चुका पाता था, उसको अपनी भूमि से बेदखली होने का डर, जैसा कि स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त में भी था। इसमें ये जरूर है कि इसमें किसान को सरकार बेदखल नहीं करती थी, सरकार का कोई रोल नहीं था। ग्राम सभा या ग्राम का मुखिया लगा नहीं चुकाने पर किसान को बेदखली कर सकता था। महाल में कर वसूल करने वाला जो ग्राम सभा का प्रतिनिधि होता था या ग्राम का जो मुखिया होता था, वो भी जमींदारों के समान शक्तिशाली हो गया था। वो भी किसान के साथ एक प्रकार से राजस्व वसूलने के लिए या लगान वसूलने के लिए बल का प्रयोग करता था। यानी हम देखते हैं कि स्थायी बंदोबस्त के जो दोष थे वो इस माहलवाड़ी बंदोबस्त में भी हमें देखने को मिलते हैं। अब हम देखें जो अंग्रेजी भू राजस्व नीतियों का हमने अध्ययन किया था, जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और माहलवाड़ी बंदोबस्त। इन ब्रिटिश भू राजस्व नीतियाँ ऊपरी तौर पर हमें अलग अलग दिखाई देती है ये, मगर इन सब का एक ही लक्ष्य और उद्देश्य था और वो था ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति करना और किसान से अधिक धन वसूल करना। इन तीनों भू राजस्व नीतियों के परिणाम लगभग एक समान ही निकले और उसने भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर एक प्रकार से बुरा प्रभाव डाला। पहले परिणाम हम देखते हैं, अंग्रेजों की इन भू राजस्व नीतियों से पूर्व भूमि पर
राजा का स्वामित्व माना जाता था। भूमि क्रय विक्रय की वस्तु नहीं थी। किसान जब तक राजस्व चुकाता था, पूरा चुकाता था, उसका उस भूमि पर अधिकार बना रहता था। वो भूमि को खरीद बेच नहीं सकता था। जब उसकी इच्छा होती वो पास पड़ोस की रियासतों में चला जाता और वहाँ खेती करने लग जाता। जब पुनः अपने गांव लौटता तो हो सकता है उसकी जो भूमि थी उस पर कोई दूसरा किसान खेती करने लग जाए, मगर शेष जो सरप्लस भूमि होती थी, बंजर भूमि या वनों की भूमि जो होती थी, उसको साफ करके वह पुनः एक प्रकार से खेती योग्य बना लेता था और फिर उसका उपज का जो भाग जो है वो लगान के रूप में राजा को चुकाया करता था। मगर इन ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के कारण भूमि एक प्रकार से क्रय विक्रय की वस्तु बन गई। अब यदि किसान जो है लगान नहीं चुका पाता था तो वो अपनी ज़मीन को बेच सकता था, उसे गिरवी रख सकता था। इस प्रकार के लेन देन से भूमि के दाम बढ़े और भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गई कि किसान के पास 20 बीघा ज़मीन थी, लगान चुकाने में उसने 2 बीघा बेच दी, कभी 4 बीघा बेच दी। उसके 3 संतानें हुई, उनके हिस्से में 5-5 बीघा ज़मीन आई। फिर उन्होंने किसी एक ने लगान नहीं चुका पाने कारण अपनी ज़मीन बेच दी। तो एक प्रकार से भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी भूमि का विखंडन हमें देखने को मिलता है। संयुक्त परिवार जो थे, अब भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व होने के कारण वो टूटने लगे और पारस्परिक मुकदमेबाजी एक प्रकार से बढ़ी। दूसरा जो इन भू राजस्व नीतियों का परिणाम था, इनका जो उद्देश्य तो यही था कि उपज में वृद्धि होगी, किसानों की स्थिति सुधरेगी, किसानों की समृद्धि बढ़ेगी, किसानों की आय बढ़ेगी। मगर लगान ही इतना अधिक वसूला जाता था कि किसानों के पास खाद बीज के लिए भी पैसे नहीं बचते थे। वो भूमि सुधार क्या करता। सरकार ने उम्मीद की कि किसान अपनी भूमि को सिंचित करेगा, उसे उपजाऊ बनाएगा और अधिक उपज करेगा, मगर वो अपनी 2 जून की रोटी की मशक्क़त में ही लगा रहता। वो लगान बहुत अधिक था और इसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे उत्पादन में कमी आनी शुरू हो गई। इसका एक कारण ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े भी थे, जो संयुक्त परिवार प्रथा के विघटन, मुकदमेबाजी या ज़मीन को गिरवी रखने या बेचने के कारण हुए थे। इससे भी उत्पादन में कमी आई। किसान साहूकारों और महाजनों के ऋण जाल में एक प्रकार से फंस गए, क्योंकि उन्हें नकद भू राजस्व चुकाने के लिए या नकद लगान देने के लिए साहूकारों और महाजनों की शरण लेनी पड़ती थी। वो वहाँ से पैसा उधार लेते और वो पैसा कभी जमा होता ही नहीं था। एक ऊंची ब्याज दर पर ये महाजन और साहूकार किसानों को ऋण देते थे। तो ऋणों के इस भंवर जाल में किसान फंस करके बाद में धीरे धीरे भूमिहीन हो गए। उनकी भूमि पर साहूकारों महाजनों का अधिकार हो गया। न्यायालय का संरक्षण भी इन साहूकारों और महाजनों को मिलता था। जब किसान कोई मुकदमा कोर्ट में ले जाता था न्यायालय में, तो प्रायः किसान हारता था, साहूकार और महाजन जीत जाता था। इन नए बंदोबस्तों ने अकाल एवं भूखमरी को भी जन्म दिया। अत्यधिक लगान होने के कारण किसान ने नकदी फसलें, सरसों, कपास, अफीम, गन्ना, नील इत्यादि उपजाई, ताकि उस कैश पैसा हाथ में आ सके और उस कैश से वो लगान चुका सके। नकदी फसलें उपजाने से खाद्यान्न फसलों के लिए क्षेत्र कम हो गया और खाद्यान्न की कमी से अकाल या थोड़ी सी वर्षा कम होने पर ही अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई और भूख से काफ़ी लोग मरे। इन नवीन भू राजस्व नीतियों ने कृषि के क्षेत्र में नवीन वर्गों को जन्म दिया। जैसे स्थायी बंदोबस्त ने एक जमींदार वर्ग पैदा किया जो ज़मीन की उपज का अधिशेष खाता था और किसानों की स्थिति मजदूर एवं दास के रूप में हुई। उसी प्रकार रैयतवाड़ी व्यवस्था ने साहूकारों में महाजनों का उदय किया, जो किसानों को उनकी आवश्यकताओं और लगान चुकाने के लिए ऋण दिया करते थे। ये जमींदार और महाजन शोषणकर्ता के रूप में स्थापित हुए। इस प्रकार
किसान का कोई धनी धोरी नहीं रहा। सरकार, जमींदार और महाजन या साहूकार सभी उसका शोषण करने लगे। किसानों ने अपनी भूमि बेच करके एक प्रकार से साहूकारों और महाजनों को उनका भूमि में निवेश करने का इंटरेस्ट बढ़ाया। जो धनी वर्ग था उसने उद्योगों में अपना निवेश करने के बजाय भूमि में अपना निवेश किया, क्योंकि उद्योग की अपेक्षा भूमि लगान के रूप में ज़्यादा एक प्रकार से कहें प्रतिफल देने वाली चीज़ हो गई। इससे कृषि के साथ साथ उद्योगों का भी विकास अवरुद्ध हुआ। स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त ने एक नए, विशेष तौर से स्थायी बंदोबस्त ने एक नवीन अनुपस्थित भूस्वामी वर्ग को जन्म दिया, जो किसानों के शोषण का विशेष माध्यम बनी। जो जमींदार थे वो खुद लगान वसूल नहीं करके ठेके पर पुनः दूसरे जमींदार को, तीसरे जमींदार को, चौथे जमींदार को ठेके पर अपनी ज़मीनें लगान वसूल करने के लिए दे देते थे। और जो मुख्य जमींदार होता था वो केवल सरकार को चुकाने के बाद जो उसका अधिशेष होता था उसको लेकर के शहरों में, बड़े शहरों में निवास करने लगा। स्थायी बंदोबस्त के कारण जब बंगाल के सारे जमींदार कलकत्ता में रहने लगे, उन्होंने वहाँ बड़ी बड़ी हवेलियाँ, बड़े बड़े महल बना दिए, तो कलकत्ता को महलों का नगर भी कहा जाने लगा। क्योंकि भूस्वामी वर्ग अब किसानों के मध्य नहीं रहता था, बड़े बड़े शहरों में रहता था, क्योंकि लगान वसूल करने का ठेका वह अन्य किसी दूसरे व्यक्तियों को दे दिया करता था। तो इस प्रकार अनुपस्थित भूस्वामी वर्ग का भी जन्म हुआ। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों ने किसानों को निर्धन किया, भारत को निर्धन किया। ग्रामीणों की सामाजिक संरचना यानी उनके संयुक्त परिवार प्रथा एक प्रकार से तोड़ा, परिवारों में आपसी तनाव को जन्म दिया, मुकदमेबाजी बढ़ी और अंततः ये किसानों एवं भारत के लिए लाभकारी और सुविधाजनक होने की अपेक्षा दोनों के लिए ही शोषणकारी हो गई, हानिकारक हो गई। इनका मुख्य उद्देश्य ही ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों की पूर्ति करना था। जय हिंद।